अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 4 हमने पढ़ना है आज मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी से, ठीक है, जो कि है एवोल्यूशन। इससे पहले हम जो 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी, फिर सेकंड हमने सेल और टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने सेल डिवीज़न और इनहेरिटेंस का पढ़ा। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज चैप्टर 4 है। सबसे पहले एवोल्यूशन है क्या? एवोल्यूशन बेसिकली चेंज होता है जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स लेता है, ठीक है। यानी अर्थ की हिस्ट्री में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो चेंज होते हैं ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स। और अगर हम एवोल्यूशन की स्टडी के बारे में बात करें ना, तो पहले सबसे अर्ली हिस्ट्री आ जाती है। सबसे पहले ग्रीक फिलासफर्स थे जिन्होंने इस बात को एडमिट किया कि वाकया ही चेंज होता है। उसके बाद हमारे पास ना 2 साइंटिस्ट थे, एम्पिडोक्लस एंड एरिस्टोटल। उन्होंने कहा कि चेंज जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है ओवर द टाइम। उसके बाद सेकंड था हमारे पास सेकंड साइंटिस्ट जिसको हमने क्या कहा, बफन, ठीक है। उसने किस चीज़ को स्टडी किया, कंपैरेटिव अनाटमी को। अनाटमी क्या होती है? इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, ठीक है। इसने इसके अलावा वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? जिनका इंसेस्ट्रल एनिमल में तो फंक्शनल रोल था लेकिन अब उनका कोई रोल नहीं है, ठीक हो गया। इस तरह उसने कहा कि चेंज जो होता है वो अर्थ की हिस्ट्री में हुआ है, ठीक है। चेंज के बिना मतलब सिमिलैरिटी नहीं चली आ रही शुरू से। जब से अर्थ का ओरिजिन हुआ है ना 4.6 बिलियन ईयर्स अगो से, तब से सिमिलैरिटी नहीं है बल्कि चेंज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एरिस्टस डार्विन था। उसने क्या स्टडी किया कि जितने भी एनिमल्स हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका कॉमन ओरिजिन होता है, ठीक है। उसने वो बिलीव करता था कॉमन इंसेस्ट्री ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। सेकंड है जैन बैप्टिस्ट डी लामार्क। अच्छा, ये जो था एक फ्रेंच ज़ूलॉजिस्ट था। इसने सबसे पहले दी थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। कब दी थी? 1802 में। और वो पब्लिश कब हुई थी? 1809 में। इसकी बुक थी फिलोसफी ज़ूलॉजी क्यों, वहाँ पे वो पब्लिश हुई थी। और वो बुक बेसिकली किसके बारे में थी? इनवर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। अब इसकी जो थ्योरी थी ना, उसका बेसिक पॉइंट ये था कि स्पीशीज़ जो होती हैं वो कांस्टेंट नहीं होती। स्पीशीज़ आर नॉट कांस्टेंट, बल्कि स्पीशीज़ जो होती हैं वो इवॉल्व होती हैं प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से। यानी जो पहले स्पीशीज़ प्रेजेंट है ना, उनसे न्यू स्पीशीज़ बनती हैं, कोई ये ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस नहीं हो जाती। अब जो इसकी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर्स थी ना, वो क्या थी? इसने कहा कि जब इन्वायरमेंट में कोई नीड आती है ना, कोई ज़रूरत महसूस होती है ना, तो ऑर्गेनिजम्स उसके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट कर लेते हैं अपने आर्गन्स की, ठीक है। और वो जो डेवलपमेंट करते हैं अपने सोमैटिक सेल्स में, वो ट्रांसफ़र हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन में। इसका ये पॉइंट था। वहाँ पे इसने एग्जांपल दी जिराफ की, कि जो अर्ली जिराफ थे ना, वो तो फीड करते थे ग्रासेस पे, तो उनकी जो थी ना नेक, वो छोटी थी क्योंकि उन्होंने ग्रास पे फीड करना था। जब ग्रास ख़त्म हो गई, उन्होंने फीड करना शुरू कर दिया श्रब्स पे, ठीक है। श्रब्स थोड़ी सी बड़ी होती हैं। श्रब्स पे जब इन्होंने फीड किया तो उन्होंने स्ट्रेचिंग की और उनकी नेक्स लंबी हो गई, और एट द एंड ग्रेजुअली चेंज आता गया और उन्होंने ट्रीज़ वगैरह पे फीड करना शुरू कर दिया, तो उनकी जो नेक थी वो इलोंगेट हो गई, जो कि मॉडर्न जिराफ हैं। लेकिन हम आजकल जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि ट्रेड्स वही ट्रांसफ़र होते हैं जो कि जर्म सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सोमैटिक सेल्स वाली ट्रेड्स जो होती हैं वो पास नहीं होती, और किसी भी ट्रेड को पास करने के लिए ऑफस्प्रिंग में इसको गैमीट्स पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी थ्योरी जो थी ना, एट दैट टाइम उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन इसने ना अपनी थ्योरी को डिफेंड किया हर तरह से, ठीक है। और बेशक वो उसका मैकेनिज़्म जो था इनकरेक्ट था, लेकिन उसने हमें एक आइडिया दे दिया कि हमें किस तरह से काम करना है एवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो था ना, इसने पहले मेडिसिन में एडमिशन लिया, ठीक है, लेकिन इसका वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था। फिर इसने क्रिस्ट कॉलेज में कैम्ब्रिज में ना, वहाँ पे एडमिशन ले लिया। वहाँ पे भी इसने साइंटिस्ट के साथ टाइम गुजारा और बीटल्स पे काम किया। क्रिस्ट कॉलेज में ना इसने बीटल्स पे काम किया डार्विन ने। फिर इसका एक मेंटर था हेंसलो। उसने क्या किया कि एक एक्सपीडिशन के लिए ना डार्विन को नॉमिनेट कर दिया। वो एक्सपीडिशन जो था वो पूरी वर्ल्ड का सफ़र करने वाला था। डार्विन उसमें शरीक हुआ एज ए नेचुरलिस्ट। तो
ये जो एक्सपीडिशन था ये रवाना हुआ 27 दिसंबर 1831 को, 1831 को, ठीक है, और 5 साल के लिए ये गया। अब डार्विन ने बहुत ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखे, फोसल बेड्स को स्टडी किया, वॉल्केनिक पीक्स देखी, ठीक है, उसने कॉरल्स वगैरह को स्टडी किया साउथ पैसिफिक एशिया में। अच्छा, अब उसने 5 वीक्स गुजारे गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है, ये वॉल्केनिक आइलैंड का एक ग्रुप था, और वहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है, और वहाँ से इससे जो उसका सफ़र था, जर्नी था, इससे वापस आके ना उसने पब्लिश कराया अपनी जो उसकी थ्योरी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कब पब्लिश हुई थी? 1859 में। अच्छा, अब सबसे पहले क्या हुआ, डार्विन पहले समझता था कि अर्थ जो है वो 6000 ईयर्स पुरानी है, लेकिन जब उसने सारी स्टडी की ना अपने सफ़र के दौरान, तो उसको लगा कि 6000 ईयर्स बहुत कम है किसी भी ग्रेजुअल चेंज के लिए। फिर उसने सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की और उसने अपनी थ्योरी फाइनली जो है ना वो 1859 में पब्लिश हुई। प्रपोज उसने की थी, प्रेजेंट की थी 1858 में। अब जब वो सफ़र कर रहा था ना, तो उसने क्या किया, उसने बुक पढ़ी चार्ल्स लायल की। कौन सी बुक थी? प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। उसमें ना लायल ने एक और साइंटिस्ट था हटन, जियोलॉजिस्ट हटन, उसकी थ्योरी थी, ठीक है, उसको मॉडिफाई किया, और थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म। अब ये थ्योरी क्या कहती थी? ये कहती थी कि जो अर्थ की मौजूदा शेप है ना वो किस वजह से हुई है? फोर्सेस ऑफ विंड, रेन, रिवर्स, वोल्केनोज और जियोलॉजिकल इवेंट्स ने ना शेप को चेंज किया है, ठीक है। अब डार्विन के माइंड में इससे ना 2 आइडियाज़ आए। उसने कहा कि अर्थ जो है ना वो 6000 साल पुरानी नहीं हो सकती। दूसरा ये आइडिया आया कि अर्थ अगर ग्रेजुअली चेंज हुई है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, तो लिविंग थिंग्स भी तो चेंज हुई होंगी ना। यानी थ्योरी में ये था ना कि जो अर्थ का मॉडर्न स्ट्रक्चर है ये किसी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ग्रेजुअल चेंजेस आई हैं जिन्होंने अर्थ को जो है ना वो शेप दी है, ठीक है। सेकंड, इसके आइडिया को एविडेंसेस कहाँ से मिले? फोसल रिकॉर्ड से। अब इसको ना जो साउथ अमेरिका में ना इसको फोसल्स मिले। किस किस के फोसल्स मिले? एक तो हिप्पोपोटामस लाइक एनिमल था और एक हार्स शू लाइक एनिमल थे, ठीक है। ये जो थे ना डिफरेंट थे उन फॉर्म से जो अभी मेन लैंड पे प्रेजेंट थी, ठीक है। उसके बाद इसको मिले जेंट आर्माडिलोस मिले और स्लॉथ्स वगैरह भी मिले, लेकिन ये जो है सिमिलर थे, ठीक है, सिर्फ इनका साइज़ ज़्यादा था। तो इसने यही कहा कि जो पहले वाले दोनों फोसल्स थे ना, हॉर्स लाइक एनिमल्स और हिप्पोपोटामस लाइक एनिमल्स, अब वो डिफरेंट क्यों थे? क्योंकि उनके जो थे ना इंसेस्टर्स वो मूव कर गए मेनलैंड से आइलैंड्स पे। वहाँ पे क्या हुआ, फिर वोल्केनिक इरप्शन वगैरह हो गई, कोई जियोग्राफिकल बैरियर आ गया, तो वो कम्प्लीटली आइसोलेट हो गए। जब उनमें आइसोलेशन हो गई तो जीन्स चूँकि कम थी, तो वो उनमें ना एक तरह से कह लें न्यू स्पीशिएशन हो गई, क्योंकि जियोग्राफिकल बैरियर्स जो हैं वो एवेंचुअली कहाँ पे लेके जाते हैं? स्पीशिएशन की तरफ। अब नेक्स्ट है गैलापागोस आइलैंड्स। गैलापागोस आइलैंड को इनका नाम ये क्यों है? क्यों? वहाँ पे टोर्टोइसेस प्रेजेंट थे। 250 kg उनका वेट था, ठीक है, और 1.8 मीटर जो था ना उनका डायमीटर था, जो उनका शेल था, सही है। और वो कितने सालों के लिए रहते थे? 200 से 250 ईयर्स तक उनकी एज थी। अब डार्विन ने कहा कि उनके जो वो डिफरेंट थे, जो दूसरे एरियाज़ में रहते थे ना, जैसे मेन लैंड पे जो थे उनमें डिफरेंसेस थे, ठीक है, और एज वेल एज उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी। अब जो ड्राई रीजन में टर्टोइजेस थे ना, उनकी नेक जो थी वो लंबी थी, जो वेट रीजन में थे उनकी नेक छोटी थी, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, उसने कहा कि ये ऐसा क्यों है। फिर उसने इस बात को एक्सप्लेन किया कि जो ड्राई रीजन पे थे ना वहाँ पे वेजिटेशन कम थी, और उनको ना कह लें कि श्रब्स वगैरह को खाना पड़ता था, हर्ब्स वगैरह को, तो उनकी नेक लंबी थी ताकि वो ज़्यादा फूड रिसोर्सेज जो है ना उनको ढूंढ सकें, ठीक है। लेकिन जो वेट रीजन में थे वहाँ तो फूड वैसे ही अबंडेंट थी, तो उनको कोई खास ज़रूरत नहीं थी फूड सर्चिंग की, इसलिए उनकी नेक जो थी ना वो छोटी थी, ठीक है। अब चूँकि इनमें सिमिलैरिटीज़ भी थी, डिफरेंसेस भी थे मेनलैंड से, तो ये कहा गया कि आइलैंड फॉर्म्स थी ना वो डिराइव की गई थी इंसेस्ट्रल एनिमल्स से जो मेन लैंड से ट्रेवल करके आए थे अक्रॉस 900 किलोमीटर ऑफ ओशन। गैलापागोस आइलैंड वोल्केनोस थे, उसके बाद क्या हुआ, उनका कनेक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक मॉडर्न हाइपोथेसिस क्या है
मॉडर्न हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो टोर्टोइजेस थे वो फ्लॉट करके गए थे मेनलैंड से ऑन द मैट्स ऑफ वेजिटेशन दैट रेगुलरली ब्रेक फ्री फ्रॉम कोस्टल रिवर बैंक्स ड्यूरिंग स्टॉर्म। और ये यानी वो क्या कहा कि मेनलैंड से ना वो फ्लॉट करके उधर चले गए थे और उनका साइज़ कैसे इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रेडेटर नहीं था, ठीक है, तो उनका साइज़ जो है इंक्रीज़ हो गया और ना ही कोई कंपटीटर था। इसके अलावा डार्विन ने ना ऑब्जर्वेशंस देखी थी स्पैरो लाइक बर्ड्स की, जिन्हें आजकल हम फिंचिस के नाम से जानते हैं, लेकिन उसने ना उनको इतना डिटेल में स्टडी नहीं किया था। लेकिन अब हम जानते हैं कि जो गैलापागोस आइलैंड पे फिंचिस थी ना, उनके जो इंसेस्टर थे वो मेनलैंड से गए थे, ठीक है, और वो सीड ईटर्स थे। जो इंसेस्टर थे ना वो सीड ईटर्स थे, सीड खाते थे। वहाँ पे जाके उन्होंने सीड ईटिंग सारी हैबिटेट्स पे कब्जा कर लिया, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, सारी जो सीड ईटिंग हैबिटेट्स थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, अडॉप्टिव रेडिएशंस हुई। अडॉप्टिव रेडिएशंस क्या होता है कि जो जिनको सीड नहीं ना मिले उन्होंने न्यू हैबिटेट्स ढूंढने शुरू कर दिए। अब जब उनको न्यू हैबिटेट्स मिले उनने उसके अकॉर्डिंग अपने फीडिंग स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशंस कर ली। तो अडॉप्टिव रेडिएशन ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम इंसेस्ट्रल स्पीशीज़, ठीक है, इंसेस्ट्रल स्पीशीज से न्यू स्पीशीज़ बन गई व्हेन दे एंटर इन द न्यू हैबिटेट। यानी जैसे वो न्यू हैबिटेट में एंटर होते हैं, एनकाउंटर करते हैं न्यू हैबिटेट्स को, तो वो डेवलप हो जाती है न्यू फॉर्म्स में। अब कैसे चांस अराइवल था उनका गैलापागोस आइलैंड पे ना, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अडॉप्टिव रेडिएशन के थ्रू अपनी 14 जो ब्रांचेस हैं ना वो बना ली, ठीक है। अब जो मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस था ना वो कहाँ पे था, उनकी फीडिंग हैबिटेट्स में। साइज़ और शेप ऑफ बिल्स थी ना जो सबकी डिफरेंट थी, ठीक है। अब फिंचेस ने हमें किसकी एक एग्जांपल दी, अडॉप्टिव रेडिएशंस की। अब नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने दी थी, कब दी थी, 1858 में प्रेजेंट की थी, 1859 में वो पब्लिश हो गई थी। अब इसका आइडिया कहाँ से आया डार्विन को, उसने ना ऐसे पढ़ा थॉमस माल्थस का। उसका ऐसे क्या था, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। उसने लिखा था कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ना वो कॉन्स्टेंटली ग्रो नहीं करती, यानी 1 2 3 4 5 ग्रो नहीं होती, बल्कि वो मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से ग्रो होती है, जो मैट्रिकली ग्रो करती है, यानी एक्सपोनेंशियली हो सकती है वो ग्रोथ, ठीक है, या फिर किसी और मेथड से। और इस तरह तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, फिर उस पॉपुलेशन को कौन कंट्रोल करता है, इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर्स। तो इसने कहा डार्विन ने कि ऐसी स्ट्रगल फिर एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स ने भी की होगी जब एवोल्यूशन हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि सारे अगर तो पॉपुलेशन डबल होती जाए तो इन्वायरमेंट तो सपोर्ट नहीं कर सकता इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को, फिर कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव किए होंगे, ये सारे क्वेश्चन आए डार्विन के माइंड में ना। फिर उसने दी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब ये थ्योरी क्या कहती है, ठीक है, 1844 तक उसने ना सारा काम कर लिया था, लेकिन उसने पब्लिश नहीं किया अपना आइडिया। अच्छा, अब थ्योरी के पॉइंट्स क्या आते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना उनका ग्रेटर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है देन इज़ एवर रियलाइज्ड, यानी जितना हमें पता है ना कि उसका इतना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है उससे कहीं ज़्यादा उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है। फॉर एग्जांपल फीमेल ऑयस्टर जो होती है वो रिलीज़ करती है 1 लाख एग्स। इसके अलावा जो कह लें सी अर्चन है, सी स्टार हैं, वो 1 मिलियन एग्स तक रिलीज़ करते हैं। ये हर सीज़न की बात हो रही है, लाइफ स्पैन की नहीं, सीज़न की बात हो रही है। एक सीज़न में इतने एग्स प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर वो सारे सर्वाइव करेंगे तो पॉपुलेशन रेट तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अब उसमें से वही सर्वाइव करते हैं जो फिटेस्ट होते हैं, यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इनहेरिटेड वेरिएशंस अराइज बाय रैंडम म्यूटेशन। अब उसने कहा कि जो इनहेरिटेड वेरिएशंस होती हैं वो कैसे आती हैं, रैंडम म्यूटेशन से आती हैं और इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते, ठीक है। अब क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस क्या करती हैं, अगर तो सम टाइम ऐसा होता है कि वेरिएशंस जो होती हैं ना वो पास हो जाती है नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग्स में, और ये हार्मफुल भी हो सकती हैं और बेनिफिशियल भी हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं, यानी उनका ना तो कोई फ़ायदा है ना ही कोई नुकसान है। सो पहला पॉइंट क्या था कि ऑर्गेनिजम्स का हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है। सेकंड पॉइंट क्या था कि इनहेरिटेड वेरिएशंस जो होती हैं ना वो कैसे अराइज होती हैं, वो अराइज होती हैं रैंडम म्यूटेशन से। इसका थर्ड पॉइंट क्या था कि रिसोर्सेज लिमिटेड होती है, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है।
मैनी मोर ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस दैन रिसोर्सेज। ठीक है, तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स मर जाते हैं। इसने कहा था कि इंडिविजुअल्स दैट डाई आर दोज विद द ट्रेड्स दैट मेक सर्वाइवल एंड सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन लेस लाइकली। यानी वो इंडिविजुअल्स मरते हैं जिनकी ट्रेड्स जो होती हैं वो सूटेबल नहीं होती इन्वायरमेंट के लिए, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते सक्सेसफुली। ठीक है, और वो ट्रेड्स जो प्रमोट करती हैं सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन को, उन्हें क्या कहते हैं? अडॉप्टिव ट्रेड्स। सो अडॉप्टिव ट्रेड्स कौन सी होती हैं? वो ट्रेड्स जो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं और इसको पास करती हैं नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में। क्लाइमेटिक चेंजेस, फूड शॉर्टेज एंड अदर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स कुड लेड टू एक्सटिंक्शन। यानी ये क्लाइमेट चेंज हो, फूड शॉर्टेज हो, इसके अलावा इन्वायरमेंट में कोई स्ट्रेस आए तो ये कहाँ पे ले जाएंगे? एक्सटिंक्शन में। अब अडॉप्टेशंस क्या होती हैं? अडॉप्टेशंस क्या है कि फिनोटिपिकल क्या हो कि ना फिनोटाइप में चेंज आए। ठीक है, हेरिटेबल चेंज हो, यानी जो ट्रांसफ़र हो नेक्स्ट जनरेशन में। फिनोटाइप में चेंज हो, फिनोटाइप क्या होता है? विजुअल एक्सप्रेशंस होते हैं ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, फिनोटाइप में चेंज हो, हेरिटेबल हो और इंक्रीज करे किसको? चांस ऑफ सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन को। उसे हम क्या कहते हैं? अडॉप्टेशन कहते हैं। ठीक है, और ये तब होती है जब ऑर्गेनिज्म कहाँ जाता है? न्यू इन्वायरमेंट में, और इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ चेंज इन एवोल्यूशन। सो प्रोसेस ऑफ चेंज इन एवोल्यूशन इज कॉल्ड एज अडॉप्टेशन। इसके अलावा एक टर्म है फिटनेस। अब अडॉप्टेशन को फिटनेस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। फिटनेस क्या होती है? ये मेजर होती है कैपेसिटी की फॉर सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन, यानी एक ऑर्गेनिज्म कितना सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर सकता है, फिटनेस हमें ये बताती है। ठीक है, उसके बाद अल्फ्रेड रसेल वेलेस। अब इसका क्या काम था? ये जो है ना, ये भी डार्विन की तरह ना नेचुरलिस्ट था। इसने अमेजन वैली को स्टडी किया था। ठीक है, मेले आर्कीपेलागो आइलैंड को इसने स्टडी किया था। अब इसने क्या किया? इसने भी डार्विन की तरह कहा कि वाकई एवोल्यूशनरी चेंज होता है, और ये भी इंस्पायर था थॉमस माल्थस की राइटिंग से। अब उसने क्या किया? उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिखी, उसने डार्विन को भेज दी कि इसको पढ़ो और इस पर क्रिटिसिज्म करो। ठीक है, जब डार्विन ने उसको देखा तो वो सिमिलर थी, दोनों उसमें कुछ पॉइंट सिमिलर थे। ठीक है, लेकिन बाद में वेलेस ने जो है ना वो डार्विन को लेटर लिखा था कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो सिर्फ तुम्हारी है। अब इन दोनों के पेपर्स पब्लिश हुए थे 1859 में। सिमिलैरिटीज़ तो थी लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी थे। डिफरेंसेस क्या था कि वेलेस कहता था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, सब पे एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन का इफेक्ट है। ठीक है, एवरी एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन वाज द प्रोडक्ट ऑफ सिलेक्शन। यानी जितने ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशंस हैं वो कैसे आए हैं? सिलेक्शन की हेल्प से। लेकिन डार्विन इस बात को नहीं मानता था। वो कहता था कि जो एवोल्यूशनरी जो क्या है नेचुरल सिलेक्शन है ना, वो एवोल्यूशनरी चेंजेस को अलोन एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, यानी वेलेस कहता था कि जितनी भी एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशंस हैं ना वो किसके थ्रू आती है? सिलेक्शन के थ्रू। ठीक है, लेकिन डार्विन कहता था कि सारी मॉडिफिकेशन सिलेक्शन के थ्रू नहीं आती। नेचुरल सिलेक्शन अकेली जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती एवोल्यूशन को। नेक्स्ट है मॉडर्न साइंसेस और नियो डार्विनिज्म। अब ये क्या है कि जब हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स को पढ़ते हैं नेचुरल सिलेक्शन के साथ, तो उसको हम कहते हैं मॉडर्न सिंथेसिस। अब है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, यानी हमें एविडेंसेस कहाँ कहाँ से मिले। तो सबसे पहले है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या होती है कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम प्लांट्स और एनिमल्स की, यानी वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हैं, कौन से एरिया में कौन से एनिमल्स रहते हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ है तो यहाँ क्यों है, कौन सा इन्वायरमेंट जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। अब देखें कि डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। ठीक है, वो सिमिलर भी होते हैं और समटाइम ऐसा होता है कि सिमिलर स्पीशीज़ होती है, जैसे कैट्स हैं, इधर भी सिमिलर होंगे, अगर हम यूरोप में देखेंगे तो सेम होंगी, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे। यानी ये पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं, लेकिन उनमें भी जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं। जैसे कैट्स जो हैं वो ओशंस वगैरह क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, यानी ओशन उनके लिए जियोग्राफिकल बैरियर हो गया। अब जो इन्वायरमेंट था ना, जिस एरिया में वो रह रही हैं, वहाँ पे उस इन्वायरमेंट की वजह से उनमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं, वरना ओवरऑल वो सिमिलर होती हैं।
जैसे आप देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मैमल्स हैं या एनिमल्स हैं वो बाकी सारे एनिमल से डिफरेंट हैं। जैसे कैंगरू है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, बाकी वर्ल्ड में कहीं होता है। इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड जो डियर और कैटल हैं वो ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब बायोजियोग्राफर्स जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं वाई ओशनिक जो ओशनिक आइलैंड्स होते हैं वो फ्यू बट यूनिक स्पीशीज़ होती हैं, यानी जो ओशंस वगैरह होते हैं वहाँ पे कम स्पीशीज़ होती हैं लेकिन यूनिक होती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सेपरेट हो चुके हैं ना, मतलब बैरियर्स आ गए हैं तो वो सेपरेट हो गए हैं, आइसोलेटेड हो गए हैं। और आइसोलेशन जो है वो हमेशा कहाँ पे जाती है? स्पीशिएशन की तरफ। पैलियोनिटोलॉजी, ये स्टडी होती है फॉसिल रिकॉर्ड की। फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेनिंग्स होती हैं उन ऑर्गेनिजम्स की जो कि पास्ट में प्रेजेंट थे। फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? पहला स्टेप क्या होता है? एनिमल मर गया, ठीक है, उसके ऊपर कोई सेडिमेंट्स आ गए, अब ऑक्सीजन कम हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन जितनी कम होगी डिकम्पोजिशन रेट उतना कम होगा। ऑक्सीजन कम हो गई है, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि ये बेसिकली ना फॉसिलाइजेशन एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होती है या सेमी एक्वेटिक में। तो वाटर जो है उसने इनफिल्ट्रेट कर लिया, जहाँ जहाँ पे खाली जगह उसको मिली वो चला गया वहाँ पे। वाटर में मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स ने क्या किया? ऑर्गेनिक पार्ट्स जो थे ना एनिमल के उनको रिप्लेस कर दिया इनऑर्गेनिक से, और वो उनके ऊपर पाइल्स बनती गई सेडिमेंट्स की और वो स्टोर हो गए, ठीक है। और बाद में कार्बन डेटिंग से या इसके अलावा बहुत से रेडियो एक्टिव मेथड्स होते हैं, उनसे हमने क्या किया कि एज पता लगा ली कि इस एज का फॉसिल कितना है, ठीक है। ये फॉसिल जो है इस ईयर से बिलोंग करता है, इस एज से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एनाटॉमी। अच्छा, इसमें क्या है? एनाटॉमी आपको पता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं कि हम ना रिलेशनशिप देखते हैं जो मॉडर्न लिविंग एनिमल्स हैं और जो फॉसिलाइज्ड एनिमल्स हैं, ठीक है। अब होमोलॉजी क्या होती है? कुछ एनिमल्स होमोलोगस होते हैं, यानी क्या होता है कि उनका जो फंक्शन होता है ना वो तो डिफरेंट होता है लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होती है ना वो सेम होती है। अब इसमें एक एग्जांपल तो आप देख लें, बोन्स अपेंडेजेस जो हैं, वर्टिब्रेट अपेंडेजेस, वो शो करते हैं होमोलॉजी। इसके अलावा जो बोन्स हैं मिडल एयर की वो शो करती हैं हिमोलॉजी। उसके बाद एक और इसमें टर्म आ जाती है एनालोगस। एनालोगस वो होते हैं कि जिनके ना सुपरफिशियल जो कह लें कि स्ट्रक्चर जो है ना वो सुपरफिशियली रिजेंबल करते हैं, यानी उनके स्ट्रक्चर इंटरनल जो है वो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके फंक्शन जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे बर्ड विंग है और इंसेक्ट्स के विंग हैं। अच्छा, अब ये क्या है? जैसे सिमिलैरिटी रिफ्लेक्ट करके फ्लाई जो है वो फ्लैट ग्लाइडिंग सरफेस पे उसके लिए होनी चाहिए, फ्लाई के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ना इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? एनालोगस कहते हैं, यानी स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज़ होती हैं। उसके अलावा वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? जिनका पहले फंक्शन था लेकिन अब उनका कोई फंक्शन नहीं है। जैसे इसमें बोआ कंस्ट्रिक्टर्स हैं, ये माइन्यूट रेमनेट्स होते हैं इनमें हाइंड लिम्ब बोन्स के, लेफ्ट ओवर फ्रॉम द अपेंडेजेस ऑफ देयर रिप्टाइलियन इंसेस्टर्स। इस तरह ये लिंक बना देते हैं ना। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ना पिछले 25 सालों से इसने इनकलाब बर्पा कर दिया है एवोल्यूशन में, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बहुत से मेथड्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। इसमें हम जाते हैं बेसिकली डीएनए सीक्वेंसेस पे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पे, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनके होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बायोकेमिकल प्रोसेसेस भी तो होमोलोगस होते हैं, ठीक है। हम इसमें डीएनए स्ट्रक्चर पे जाते हैं, उसके बाद अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर, दैन प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं। अब क्या होता है कि जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका सिमिलर डीएनए होगा, सिमिलर नाइट्रोजनस स्पेसीज होंगी, सिमिलर प्रोटीन्स बनेगी, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट जो है ना वो अब मार्कर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज़ करते हैं। अब बायोजियोग्राफी, पैलियोनिटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये सब जो है ना डार्विन के आइडिया को सपोर्ट करती हैं। तो ये था हमारा एवोल्यूशन का चैप्टर 4। इंशाल्लाह इसके बाद चैप्टर 5 जो है वो एवोल्यूशन का थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। ये तो हमने हिस्ट्री देखी ना सारी, अब उसमें हम कुछ और टर्म्स देखेंगे एवोल्यूशन की।